नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल के आपके एडमिट कार्ड आना चालू हो गए हैं। आपका एग्जाम 11 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक लगा हुआ है। तो मैं आपको पिछले साल की कुछ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये पिछले साल का ही पेपर है। इसके पहले मैंने आपको हिंदी का इसका सेट करा चुका हूँ। 25 क्वेश्चन मैंने हिंदी कराए थे। अब आज आपको सामान्य जानकारी का मैं आपको हल कराने जा रहा हूँ। तो बहुत से मित्र मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनको जानकारी नहीं मिल पाती। देखिए, वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे अगर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लगा होगा। इस सब्सक्राइब के बटन को आप लोग दबा दीजिएगा तो ये लाल से काला हो जाएगा। आपको पल पल की नोटिफिकेशन हमारे माध्यम से मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं, हमारा जो प्रश्न पत्र है आज का। देखिए, आज हम सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी के 25 प्रश्न हल करेंगे। जिन लोगों ने हिंदी का सेक्शन नहीं देखा है वो जाकर के देखिए। हिंदी आपका फोल्डर में प्लेलिस्ट में हमारे जाकर के पड़ा होगा। तो चलिए हमने अपने 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है। देखिए, दो कंडीशन होती हैं। एक होती है आपकी मुद्रास्फीति होती है और मुद्रा अपस्फीति होती है। तो मुद्रा अपस्फीति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। मुद्रा का मूल्य जब बढ़ता है तो जो वस्तुओं का दाम होते हैं वो गिर जाते हैं। उल्टा होता है, सीधे समझ लीजिए। जब मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो वस्तुओं के दाम घटेंगे। और जब मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में होता है मुद्रा का मूल्य जो होता है वो गिर जाता है और जो वस्तुओं का मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा जूम करते हैं और इसके 27वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए 1970 में आपका जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था आपको इंदिरा गांधी जी ने किया था। और आप लोग बताइएगा आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे। तो 25 क्वेश्चन है और टोटल आपके हिंदी का सेक्शन करा चुका हूँ। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हमने इस प्रश्न पत्र के हल कर दिए हैं। धीरे धीरे मैं और भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। और आप लोग बताइएगा आप इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। देखिए, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है राजनीतिक। तो ये आपके होती है 28 का बी नंबर सही है। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है, आपको लगता है इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा। हम आपका प्रश्न का उत्तर देखेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो 29 नंबर की बात कर रहे हैं हम इसमें। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो आप सभी को मालूम है जो आपकी बलवंत राय मेहता की समिति हुई थी 1957 की, उसमें क्या था, त्रिस्तरीय बनाई गई थी। तो पहली स्तरीय में आपके क्या थी, आपके 4 ऑप्शन, इनको आप लोग देख लीजिए। इनमें जो पहली स्तरीय है आपकी ग्राम है, दूसरी आपकी ब्लॉक है और तीसरी आपकी जिला स्तर है। तो इस प्रकार से 3 स्तरीय आपकी व्यवस्था थी। इसके बाद आपके 1977 में आपके जो हैं अशोक मेहता जी आए थे, तो उन्होंने 2 स्तरीय बताया था लेकिन उनका मान्य नहीं हुआ। तो बलवंत राय मेहता की जो आपने बताई थी 3 स्तरीय वही मान्य हुई है। इसमें से आपका बी ऑप्शन सही है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर की 3 स्तरीय संरचना। इसके बाद देखिए 30 नंबर में पूछा गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया था। देखिए, गांधी जी ने 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चालू किया था। फिर उन्होंने अहिंसा के तहत ही असहयोग आंदोलन चालू करने का प्रयास किया था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड होने के कारण, जिसमें पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था जेल के अंदर बंद करके पुलिस स्टेशन में, तो उनके कारण उनको दिल को काफ़ी धक्का लगा और उन्होंने अहिंसा फैलाने का जो आपका हिंसा फैलाने के कारण ही आपका जो इसको बंद कर दिया था। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन आपका बंद कर दिया गया था। इसके बाद देखिए 31 नंबर में है, असंभव शब्द मूर्खों की शब्दकोश में पाया जाता है। शब्दकोश में पाया जाता है। ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। तो ये प्रसिद्ध उक्ति देखिए नेपोलियन की है। ये काफ़ी फेमस है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और चलिए चलते अपने 32वें प्रश्न की ओर हम लोग। देखिए 32 नंबर यहाँ से पूछा गया, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक जो मार्ग थे इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो सदवाणी शामिल है, सदविचार शामिल है और सद आचरण शामिल है। सदेच्छा नहीं शामिल है, सदेच्छा नहीं शामिल है, सॉरी। तो ये नहीं शामिल है, 32 का सी नहीं शामिल है। 33 नंबर की बात करते हैं, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया था। तो मौर्यों के बाद आपका कौन सा आया था, वो शुंग वंश आया था। 33 नंबर का बी ऑप्शन सही है आपका इसमें। 34 नंबर की बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। तो कौन सी लाई जाती है, वो क्रोमियम लाई जाती है, जो स्टील को स्टेनलेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है, मतलब अनरिएक्टिव गैस जो होती है आपकी, वो है आपकी नाइट्रोजन गैस है।
35 के बाद 36 नंबर की बात करते हैं। तोते की अनुमानित जीवन काल कितना होता है। देखिए इसमें जो तोता का अनुमानित जीवन काल होता है 20 से लेकर 80 वर्ष तक होता है। सामान्यतः जितना मनुष्य जीता है उतना ही आपका तोता जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 70 वर्ष है। और ये आप लोग के लिए ये प्रश्न मुझे हिसाब से पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि तोते की कोई निश्चित आयु नहीं होती है, क्योंकि तोता 20 साल से लेकर के लगभग 80 साल तक जीता है। और इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछेंगे आप तो इसका कोई निश्चित अभी आप देखेंगे डेटा भी नहीं है इसका कोई भी। इसमें पूछा गया कंडराएं मतलब नसें और स्नायु क्या होते हैं। तो आपके होते हैं, ये सभी होते हैं आपके संयोजी ऊतक होते हैं आपके। 37 नंबर का ए पार्ट सही है। इसके बाद बात करते हैं 38 नंबर की, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी आपके जो 4 ऑप्शन आप लोग इसको देख लीजिए, जो आपका सही ऑप्शन है वो बी नंबर सही है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें नेत्रों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। तो आपका ये सही है। इसके बाद चलते हैं अपने आपके 39 नंबर में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आगे की आपके वीडियो इसी तरह प्राप्त होती रहें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए हमारा 39 क्वेश्चन है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं। आपने सुना होगा भारी जल जिसे कहते हैं। D2O फार्मूला होता है, D2O। तो ये जो आपका डी है ये आपका होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, और ये हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। जैसे एच आप लिखते हैं ना, तो ऊपर के जो समस्थानिक वो चेंज होते जाते हैं इस प्रकार से आपका। तो हाइड्रोजन का जो भारी समस्थानिक होता है उसी के कारण आपका देखिए D2O का जो आपका अणु भार होता है वो आता है 20 होता है, और पानी का जो होता है वो 18 होता है। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, इंटर में आपको पढ़ाया जाता है ये सब। ग्लास किसमें घुलनशील है। हाँ तो ये बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए। ग्लास मतलब कि जो आपका आपका शीशा से जो ग्लास बनता है वो किस में घुलनशील है। तो ये जो इसका सही आंसर है HF। ये आप जो HF है ये आपका कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता, ये प्लास्टिक में रखा जाता है, क्योंकि कांच में रखा जाएगा तो ये कांच को गला देता है। तो कांच में घुलनशील है, कांच घुलनशील है आपका। इसके बाद बात करते हैं मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है। तो आपके 4 ऑप्शन है, बैगनी क्षेत्र, हरित क्षेत्र, नीला क्षेत्र और लाल क्षेत्र। जो इसका सही आंसर है वो हरित क्षेत्र मतलब ग्रीन क्षेत्र, हरा हरा एरिया। तो बैगनी और लाल के बीच का जो क्षेत्र है वो आपके लिए आंख के लिए सबसे सुगम होता है। आपने सुना होगा विब ग्योर से आपने पढ़ा होगा, विब ग्योर में तो पहले आता है वायलेट और लास्ट में आता है रेड, बीच में आपका आता है ग्रीन। तो ग्रीन है सबसे अधिक आपकी सुग्राहिता आंख के लिए। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसके बाद HTML पेजों के संग्रह से बनता है, क्या बनता है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है। देखिए अम्लीय वर्षा आपको मालूम है SO2 के कारण होती है, और CO2 और NO2 कारण होती है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, SO2 और NO2। आपने देखा होगा कि ताजमहल जो है अम्ल वर्षा के कारण जो उसका क्षरण हो रहा है, ऊपर पीली पीली परत जम रही है ताजमहल में। इसका कारण क्या है कि आगरा के बगल में मथुरा में आपने देखा होगा एक रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना है। तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब वर्षा की बूंदें सल्फर डाइऑक्साइड गैसें पड़ती हैं तो उसमें क्या होता है H2SO4 का निर्माण होता है, H2SO4। और H2SO4 से ही वर्षा होती है, जिसे को अम्ल वर्षा कहते हैं हम लोग। तो ये क्या होती है, ये क्षरण करती है, जो इमारतें होती हैं इससे काफ़ी क्षरण होता है। तो अम्ल वर्षा को रोकने कारण है जो आपकी ये आपकी SO2 और NO2 का जो है उत्सर्जन बंद करना होगा हम लोग को। तो ये 44 का जो आपका डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए 45वां क्वेश्चन है, मनुष्य की छाती से ऊंचे 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधों की पहचान किस रूप में की जाती है। तो आपकी इसमें क्या सही है, औषधि बूटी सही है, 45 का C नंबर सही है। 46 नंबर में है, त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं। तो आपकी उसमें टांगे होती हैं आपके 6 मच्छर में, तो 3 जोड़ी मतलब कि 6 टांगे होती हैं। आगे की आपने देखा होगा 2 टांगे जो मच्छरों में होती हैं वो गतिशील नहीं होती हैं, उससे वो चलता नहीं है। 6 टांगों से ही मच्छर चलता है। मच्छर एक कीट है पहली बात तो, और कीटों में 6 टांगे होती हैं। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो राष्ट्रमंडल खेल मतलब कॉमनवेल्थ गेम, ये आपके कनाडा में आयोजित किए गए थे। आपका ऑप्शन है 47 का B नंबर सही है।
48 नंबर है मुख्यतः आम्र वनों मतलब कि मैनग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा का जो क्षेत्र है वहाँ पर मैनग्रोव जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और 49 नंबर की बात करते हैं, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? देखिए, जो स्थानीय भाषाओं में नदियों के नाम धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। अब आपने देखा होगा गंगा का नाम पश्चिम बंगाल में चेंज हो जाता है, हुगली नदी हो जाती है आपकी। फिर इसके बाद अंदर जाते ही आपकी जो आपके बांग्लादेश में जब जाकर के गिरती है तो गंगा को ही आपकी पद्मा कहा जाता है। और इधर से जब ब्रह्मपुत्र आती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम 3 जगह से परिवर्तित होकर के लास्ट में जो आपका ब्रह्मपुत्र का नाम होता है वो जमुना होता है। जमुना, जा से लिखते हैं, ये यमुना नहीं है, ये जमुना होता है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम होता है जमुना और गंगा का नाम होता है पद्मा। तो ये दो नदियां आपस में जब जब मिलती हैं तो इनकी धारा भी मिलकर पद्मा कहलाती है और फिर लास्ट में ये मेघना नाम से गिरती हैं आपकी समुद्र में जा कर के। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका गंगा। बांग्लादेश में पद्मा नाम से गंगा को जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ें से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप प्रश्नों को सोचेंगे कि यही प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये प्रश्न से थोड़ा सा डिफर कोई प्रश्न आपसे पूछ लेगा तो आपको वो भी प्रश्न आपको आना चाहिए। हमारा 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता? तो चिपको आंदोलन जो है आपका उत्तराखंड में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के आपके नेतृत्व में। इसके बाद नर्मदा बचाओ अभियान जो मेधा पाटकर के। और एपिको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन जो था वो उत्तर के क्षेत्र में था मतलब कि आपका उत्तराखंड में, और एपिको आंदोलन दक्षिण के क्षेत्र का ही चिपको आंदोलन के रूप में आपको होता है। तो एपिको आंदोलन जो आपके थे पी हेगड़े आपका सही है इसमें, पांडुरंग हेगड़े। और जो लास्ट ऑप्शन है मौन आंदोलन, ये बाबा आमटे नहीं चलाया था। तो ये ऑप्शन आपका सही है, मतलब कि 50 में जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका है मौन आंदोलन, जो आपका गलत है, मतलब कि ये डी नंबर आपका गलत है। तो यहाँ तक आपके मैंने आपको 25 से लेकर 50 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। ये एसएससी जीडी का पिछले सालों का पेपर है। अब आप लोग बताइए आपने से इसमें से कितने आप सही कर पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने 20 से 22 के बीच में किया होगा। अब आप लोग बताइएगा आप लोग कितने तक आप लोग इसमें सही कर पाए हैं और एसएससी जीडी की तैयारी पे कैसे चल रही है। अगर आप लोग इसी तरह के प्रैक्टिस सेट और भी करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम और भी आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो एग्जाम का लेवल देख लीजिए, थोड़ा करंट अफेयर भी पढ़ लीजिएगा, कुछ करंट अफेयर के प्रश्न भी इसमें आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।